So we are starting with the case studies on dividend, which is the distribution of profit. Up now these are basically all those questions जो डिविडेंड चैप्टर से आए हैं ओवर द लास्ट 10 years, मतलब 20 अटेम्प्ट्स में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी केस स्टडी इन डिटेल, एनालाइजिंग द प्रोविजन एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो ये जो क्वेश्चन है ये 2020 दिसंबर में आया है फॉर 3 marks. क्या क्वेश्चन दिया है? नाउ इट सेज दैट द फॉलोइंग समराइज इंफॉर्मेशन is available in respect of company for the year ended 31st March 2019. अब क्या दिया है? Now it says that equity share capital 10,000 shares of face value of 100 each. तो यहाँ पे 10,000 shares of face value of 100 each. Now इसमें कितना दिया? 10 lakhs. Then free reserve दिया हुआ है, revaluation reserve दिया है, profit and loss account दिया है, debit balance and net loss for the year 18-19. Clear? Up, the company has paid dividend to the equity shareholder at the rate of 8%, 9, 10%, 12% during the immediately preceding 3 financial year. Advise the board of director about the maximum amount. Now, about the maximum amount that can be paid this year by way of dividend. मतलब कंपनी यहाँ पे डिविडेंड कहाँ से पे करने का सोच रहा है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, मतलब पास प्रॉफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व. तो यहाँ पे बेसिकली रूल 3 की बात हो रही है. अब देखो यहाँ पे ना लॉस के 2 फिगर दिए हुए हैं. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड नेट लॉस फॉर द ईयर. तो 2018-19 का भी लॉस है और पास में लॉस था, लेकिन फ्री रिजर्व है. नाउ फ्री रिजर्व is comprising of, as we said, that general reserve, profit and loss account and डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. तो फ्री रिजर्व में अमाउंट पड़ा है लेकिन लॉसेस हैं. आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शन क्या आ जाएगा? नाउ इट सेज दैट एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट और फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. अब अगर कंपनी में किसी साल प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी क्या करता है? कंपनी पास प्रॉफिट विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, वहाँ से डिविडेंड दे सकता है एज पर रूल 3. क्या लिखा है? इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इफ द कंपनी wants to propose to declare declaration of dividend, it can pay out of the accumulated profit earned by it in previous years and transfer the company to the free reserve. मतलब जो कंपनी ने पहले प्रॉफिट कमाया था और फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, उस प्रॉफिट से भी कंपनी डिविडेंड दे सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब इन रूल 3. अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है तो रूल 3 की कंडीशन क्या है? नाउ रूल 3 की कंडीशन, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ रूल 3 कंडीशन क्या बोलता है? इफ़ यू रिमेंबर दैट कंडीशंस, उसमें क्या कंडीशन था कि मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? तो लास्ट 3 साल का जो रेट है, मतलब लास्ट 3 साल का रेट कितना दिया है? 8%, 10%, 12%. इसका एवरेज रेट निकाल लेने का. नाउ दैट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड. उसको कंपनी के पेड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैक्सिमम सेलिंग है. इसके बाद कंपनी फ्री रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकता है? तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. और अगर कुछ लॉसेस हैं तो उस लॉसेस को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. एंड देन व्हाट इज बीइंग सेड दैट कंपनी के फ्री रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए? सो इट नीड टू बी अ मिनिमम ऑफ 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. दैट इज समथिंग व्हाट रूल 3 टॉक्स अबाउट. तो रूल 3 में क्या लिखा हुआ है? नाउ एज पर रूल 3, the company's declaration and payment of dividend rules, in the event of absence or inadequacy or absence of profit any year, a company may declare dividend out of free reserve subject to fulfillment of following condition. क्या condition दिया है? It says that the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year. मतलब लास्ट 3 साल में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज रेट निकालने का उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. हाउएवर दिस सब रूल shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the 3 preceding years. ये जो कंडीशन है ये उस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा
जिस कंपनी ने लास्ट 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। सेकंड क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 1/10 of the paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statement। तो मतलब कंपनी, जो भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व है उसका 10% कंपनी सिर्फ उतना ही पैसा फ्री रिजर्व से निकाल सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या लिखा है, द अमाउंट सो ड्रॉन shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which the dividend is declared before any dividend in respect of equity shares declared। मतलब कंपनी में जो भी लॉसेस हैं पहले उस लॉसेस को एडजस्ट किया जाएगा। एंड फोर्थ क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल shall not fall below 15% of the paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement। मतलब कितना पैसा बचना चाहिए, now it should be 15% of the paid up share capital। So the balance of reserve after such withdrawal shall not be less than 15% of paid up share capital। The amount so drawn shall be first utilized towards setting of the losses incurred in the financial year before any dividend being declared। The total amount जो आप निकालोगे वो कितना होगा, 10% paid up share capital free reserve, and rate shall not exceed the average rate at which the dividend being declared in the 3 preceding financial year। Now these are the applicable provisions or regulations or rules that is applicable। अब इस चीज़ के बेसिस पे इस रूल को अप्लाई करते हुए we have to calculate the amount। Clear? So just read this entire part। अब देखिए, सो आई बिलीव आप लोगों ने प्रोविजंस को ध्यान से देख लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले रेट निकाला जाएगा। सो इन लाइट ऑफ द अफोरसेड क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द रेट एट विच द डिविडेंड was declared by the company during last 3 years immediately preceding that year। इसका मतलब कितना आ जाएगा, तो लास्ट 3 साल का एवरेज रेट निकाल लो, कितना आ गया, 8% प्लस 10% प्लस 12% डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया, 30% डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया रेट, 10%। अब तो इसका मतलब इसके बेसिस पे अमाउंट कितना हो जाएगा, नाउ दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मतलब ये मैक्सिमम सीलिंग हो गया। तो ये कितना हो गया, सो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया, 10% इंटू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 10% तो कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 लाख जो है ये मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। क्लियर? सो दिस इज मैक्सिमम सीलिंग लिमिट। क्लियर? आप देखो, अब सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है ना, सेकेंड पॉइंट बोलता है कि मैं फ्री रिजर्व से कितना निकाल सकता हूँ, तो इट इज इक्वल टू मैक्सिमम 10% पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज अपियरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें से तो जो भी पैसा निकाला है नाउ, तो ये कितना आ गया, 10%। अब देखो, तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज towards setting of the losses incurred in the financial year in which the dividend is declared। तो यहाँ पे कौन से लॉस की बात हो रही है, सेटिंग ऑफ द लॉसेस incurred in the financial year in which the dividend being is declared। मतलब हम लोग किस लॉस की बात कर रहे हैं, करेंट ईयर लॉसेस की। अब देखो, तो अगर मैं इस रूल को इसके साथ अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा,
So therefore maximum amount of dividend कितना हो गया 10% of paid up share capital plus free reserve minus current year losses if any. तो कितना हो गया now when you talk about 10% of paid up share capital तो ये कितना है 10 lakhs free reserve कितना है 2 lakhs माइनस करंट ईयर लॉस कितना है 25,000. So this is your current year losses. अब देखो तो यहाँ पे कितना आ गया so it is 10% of 12 lakhs minus 25,000 तो 1.2 lakhs minus 25,000 तो ये कितना आ गया 95,000. Clear? This is your X. This is your A. अब देखो अब यहाँ पे तो अपने को सोचने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग पैसा फ्री रिजर्व से निकालेंगे उसमें से पहले करेंट ईयर के लॉस को माइनस किया जाएगा उसके बाद जो बचेगा उसी को डिविडेंड के लिए कंसिडर किया जाएगा. सो देयरफॉर अमाउंट withdrawn from free reserve for declaration of dividend shall be first utilized for setting of current year losses. Clear? If any. अब जो क्या लिखा है ना जो बैलेंस बचना चाहिए फ्री रिजर्व में आफ्टर डिक्लेरेशन वो 15% से कम नहीं होना चाहिए. इसका मतलब देयरफॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया इट इज टोटल फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल माइनस करेंट ईयर लॉसेस इफ एनी. तो कितना हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्री रिजर्व 2 lakhs तो यहाँ पे 2 lakhs minus 15% of 10 lakhs minus current year losses 25,000 तो 2 lakhs minus 1.5 lakhs minus 25,000 तो कितना आ गया 25,000. This is your Y. तो अपने को X मिल गया और Y मिल गया. तो इसका मतलब so therefore maximum actual dividend so therefore maximum actual amount of dividend declared out of past profit forming part of free reserve
फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिजर्व कितना आ जाएगा? नाउ x और y विच एवर इज लेसर। अब ये जो अमाउंट आएगा और a विच एवर इज लेसर, तो कितना हो जाएगा? देखो x कितना है 95,000, y कितना है 25,000, विच एवर लेसर कितना हो गया 25,000, और a कितना है 1 लाख, a is 1 लाख, तो 25,000 और 1 लाख विच एवर लेसर मतलब कितना आ गया? सो दिस इज इक्वल टू 25,000। क्लियर? तो यहाँ पे तो इसका मतलब therefore in the instant case the maximum amount that company can declare and pay by way of dividend out of accumulated profit forming part of reserve is 25,000. Clear? Now this is how you have to calculate this question. Now if you see this thing, this question is interesting, but marks weightage is only 3 marks. तो 3 मार्क्स के लिए एफर्ट ज़्यादा है, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। याद रखना रूल 3 में आप जब लॉसेस को एडजस्ट करते हो तो हमेशा करेंट ईयर लॉस को एडजस्ट करेंगे, अगर पुराना कोई लॉस है तो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू टू कैलकुलेट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है ना। ये क्वेश्चन आया है 2018 में फॉर 4 मार्क्स। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? इट सेज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पेक्यूलियर लिमिटेड प्रपोज टू रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹25 ईच टू ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नाउ द कंपनी सीक्स योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग। तो कंपनी आपसे ओपिनियन मांग रहा है। पहला, कंपनी वॉन्ट्स टू डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट टू कोऑपरेटिव बैंक। तो कंपनी सोच रहा है कि डिविडेंड के अमाउंट को कहाँ डिपॉजिट किया जाए? कोऑपरेटिव बैंक में। सेकेंड, द कंपनी इज अ डिफॉल्टर इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो कंपनी ने डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया है। एंड प्रपोज टू रीपे ऑल डिपॉजिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 10 डेज। मतलब कंपनी सोच रहा है कि पहले डिविडेंड पे कर देते हैं, उसके बाद डिपॉजिट का रीपेमेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर। थर्ड, डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी सोच रहा है कि डिविडेंड को कैपिटल रिजर्व काफ़ी पड़ा है, वहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए। फोर्थ, कंपनी वांट्स टू पे सच डिविडेंड थ्रू कैश काउंटर बाय वे ऑफ कैश वाउचर। तो कंपनी कैश वाउचर में डिविडेंड पे करने का सोच रहा है। सो दीज आर द 4 थिंग्स जिसमें कंपनी आपसे ओपिनियन मांग रहा है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। नाउ रीड द क्वेश्चन and relate with the provision, and that's how we have to solve these questions. So in this question अपने को एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखा है? कंपनी वांट टू डिपॉजिट डिविडेंड अमाउंट टू कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो, अब एप्लीकेबल प्रोविजंस क्या बोलता है ना। एप्लीकेबल प्रोविजन यहाँ पे बोलता है दैट एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, now the amount of dividend including interim dividend, so जो dividend का amount है including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within 5 days from the date of declaration of such dividend। तो यहाँ पे तो जो भी dividend का amount है उसको कंपनी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कर देगा within 5 days of the date of declaration of dividend। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे शेड्यूल बैंक में रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोऑपरेटिव बैंक। तो व्हाट इज शेड्यूल बैंक? शेड्यूल बैंक का मतलब होता है जो आरबीआई के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है।
So it says that in light of the aforesaid, the peculiar limited shall first ensure that the cooperative bank is a scheduled bank from the list of scheduled bank available at RBI website, and then it may deposit the dividend amount in the scheduled cooperative bank. तो उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक है. अगर आंसर आता है येस तो चलेगा, अगर आंसर आता है नो तो नहीं चलेगा. क्लियर? दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. अब आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? नो, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट कंपनी ने रीपेमेंट में डिपॉजिट के रीपेमेंट डिफॉल्ट किया एंड प्रपोज टू रीपे इट्स ऑल डिपॉजिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 10 days. तो यहाँ पे क्या लिखा है? नो, इट सेज दैट एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 of company 13, a company which fails to comply with the provision of section 73. And what is section 73? Prohibition of acceptance of deposit from public, and section 74, which is repayment of deposit etc. accepted before the commencement of company 13 shall not so long as such failure continues declares any dividend on its equity shares. तो कंपनी जिसने डिपॉजिट का डिफ़ॉल्ट किया है वो कोई भी, तो जिस कंपनी ने डिपॉजिट का डिफ़ॉल्ट किया है वो कंपनी जब तक डिफ़ॉल्ट सबसिस्ट करेगा तब तक अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकता. सो इन लाइट ऑफ द अफोरसेड व्हाट इज बीइंग सेड दैट सिंस द पेक्यूलियर लिमिटेड इज अ डिफॉल्टर इन द रीपेमेंट डिपॉजिट and propose to repay all its deposit after the payment of dividend within 10 days, तो यहाँ पे company cannot declare dividend on its equity shares till the failure subsists. Clear? Now this is your point second. अब point third क्या है? अब थर्ड में बोल रहा है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोच रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करने सोच रहे हैं. क्या कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है? नाउ तो यहाँ पे क्या लिखा है? एज पर थर्ड प्रोवाइसो टू सेक्शन 123(1) ऑफ कंपनी 13 डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व. मतलब कंपनी डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर पे कर सकता है? सिर्फ फ्री रिजर्व से. अब क्या लिखा है? Now as per section 2 subsection 43 free reserve किसको बोला गया है? Now free reserve means such reserve which as per the latest audited balance sheet of the company are available for distribution as dividend. मतलब free reserve वो reserve है which are available for distribution as dividend as per latest audited balance sheet. लेकिन इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट whether shown as a reserve or otherwise, or any change in the carrying amount of asset and liability recognized in the equity including surplus in profit and loss account on measurement of asset at fair value shall not be treated as a free reserve. तो यहाँ पे इसको फ्री रिजर्व के फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे. क्लियर? सो क्वेश्चन ये कि क्या कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो. यहाँ पे क्या लिखा है? सो इन लाइट ऑफ द अफोरसेड डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व ऑफ द कंपनी. क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ना क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने सोच रहा है आउट ऑफ कैश वाउचर. तो क्या कैश वाउचर में डिविडेंड पे कर सकते हैं? इसमें क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट नाउ नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स देयरइन एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर्स और टू हिज ऑर्डर or to his banker and shall not be payable except in cash. तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड किस फॉर्म में पे करेगा? सिर्फ कैश के फॉर्म में.
आप देखो क्या लिखा है। सो यहाँ पे इन लाइट ऑफ द अफोरसेड company proposal to pay dividend through cash counter by way of cash voucher is not permitted under the law. Done. So this is how question number this question have to be solved. Clear? Now question being asked for 4 marks. अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है। Now this question being asked in 2016 for 4 marks. अब क्या दिया क्वेश्चन में। Now Rise Limited, a company with diversified interest, has constituted Investor Education Protection Fund as required under Provision of Companies Act. The company has so far not deposited any amount to the fund. कंपनी ने कोई भी पैसा उसमें डिपॉजिट नहीं किया है। Now the President Finance has asked you, the company secretary, to submit a note on the amount payable to the credit of the fund and the period within which such amount shall be paid. Prepare the said note. मतलब यहाँ पे आपको एक बोर्ड नोट बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि IPF में कौन सा पैसा डिपॉजिट किया जाता है। अब देखो, तो यहाँ पे बोर्ड नोट कैसे बनाते हैं। सो बोर्ड नोट में आपको ये नोट किसको सबमिट करना है। सो प्रेसिडेंट फाइनेंस ने आपसे मांगा है तो आप उसको सबमिट करोगे। सो टू द प्रेसिडेंट फाइनेंस कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होता तो वो लिखते, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपने डेट डाल दिया। Now dear sir, details of the amount payable to Investor Education Protection Fund constituted under section 125 of Companies Act 13. तो यहाँ पे constituted under Company 13 भी लिख सकते हैं और constituted under section 125 of the Companies Act 13. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली उन्होंने आपसे कुछ पूछा नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि IPF में परमिसेबल क्रेडिट क्या है। तो जो भी हम लोगों ने IPF में परमिसेबल क्रेडिट पढ़ा था, एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिवेंचर, डोनेशन, देन जो भी IPF अकाउंट में पैसा पड़ा था अंडर 205C, जो भी ग्रांट मिला है, ये सब कुछ को किस में डाल दिया जाएगा। Now that will be transferred to Investor Education Protection Fund. यहाँ पे क्या लिखा है। According to section 125(1) of Company 13, the central government shall establish a fund to be called the Investor Education Protection Fund. तो यहाँ पे 125(1) में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया जिसका नाम है IPF. Now therefore the company is not required to constitute such fund. तो यहाँ पे what is being said, तो यहाँ पे कंपनी ये फंड क्रिएट नहीं करेगा। नाउ कंपनी ये फंड क्रिएट नहीं करेगा, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया जिसमें कंपनी को पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। नाउ सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125(2) of Companies Act 13, the following amount shall be credited to the fund established by the government by the company. तो यहाँ पे तो कंपनी को कौन कौन सा पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पहला, अमाउंट गिवन, अगर कंपनी को गवर्नमेंट ने कोई भी ग्रांट दिया है, कोई भी डोनेशन दिया है, तो उस पैसे को इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट after due appropriation made by the Parliament of Law. Second, donation. Now donation given to the fund by central government, state government. So donation given to the fund by central government, state government. Third, अगर जो भी unpaid dividend अकाउंट में पैसा पड़ा है अंडर सेक्शन 124 उसको ट्रांसफर किया जाएगा, बट याद रखना आफ्टर 7 years. So the amount in the unpaid dividend account of the companies transfer to the fund, तो इस फंड में ट्रांसफर किया जाएगा. सेकेंड,
जो भी जनरल रेवेन्यू अकाउंट में पैसा पड़ा है, सो द अमाउंट इन द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ट्रांसफ़र किया गया था 205A में ऑफ कंपनीज एट 1956. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू व्हाइल टीचिंग द चैप्टर कि जो 205A था ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 वही सेक्शन 124 बना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर? क्या लिखा है? विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दैट अकाउंट under 205A of Companies Act 1956. Then इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा पड़ा है अंडर सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एट 1956, याद रखना 1956 का जो 205C था वो 125 बना ऑफ कंपनीज एट 2013. सो द अमाउंट लाइंग इन द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड under 205C of the companies at 1956. Now, इसके अलावा अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम मिलता है उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो इस फंड में पड़ा है तो उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो यहाँ पे अदर द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव आउट द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड. देन अगर सेक्शन 38 में कोई अमाउंट मिलता है, नंबर सेक्शन 38 कि अगर किसी पर्सन ने रॉन्गफुल तरीके से शेयर एक्वायर किया है एंड एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया उस पर्सन को कि आपको इन शेयर्स को सेल करना पड़ेगा, तो शेयर्स को सेल करके जो पैसा आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर फंड. इसके अलावा द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड which is due for refund है, now received with the company and due for refund. तो एप्लीकेशन मनी जो बिल्ला है जो रिफंड करना है that money will be transferred to this account. इसके अलावा मैच्योर डिपॉजिट, अगर बैंकिंग कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी का मैच्योर डिपॉजिट है वो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे. सो मैच्योर डिपॉजिट विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनी. Then mature debenture with companies. Then interest accrued on the amount, अगर ऊपर जो भी अमाउंट दिया है उस पर कुछ इंटरेस्ट अक्रूड होता है तो उसको ट्रांसफ़र करना होगा. देन सेल प्रोसीड, नाउ सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स arising out of issuance of bonus share merger amalgamation for 7 years or more. Now what is being said, the redemption amount of preference shares remaining unpaid or unclaimed for 7 or more years. तो यहाँ पे now these are the amount that will be transferred to this particular fund. लेकिन याद रखना इसमें provided that no such amount referred to in H2J shall form part of the fund unless the amount has remained unclaimed and unpaid for a period of 7 years from the date it became due for payment. तो अगर कोई भी अमाउंट अनपेड या अनक्लेम्ड है तो अगर 7 years और मोर है उसके बाद ही उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा. तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, now this entire thing will be transferred to investor education protection fund unless the amount remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date it became due for payment. तो ये आपने पूरा परमिसेबल क्रेडिट बता दिया ऑफ सेक्शन 125 एंड देन यहाँ पे आपको आंसर को बोर्ड नोट को क्लोज करना पड़ेगा. डन. सो दिस इज हाउ you have to prepare a board note. Read this entire part.
So this is how a board note have to be presented. अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. Now it says that the board of director of AVB Limited wants to declare dividend 15 lakh rupees out of capital profit for the year ended 31st March 2017. तो 15 लाख डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. तो क्वेश्चन ये है कि क्या कैपिटल प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. आंसर इज नो. अच्छा, आगे क्या लिखा है, विदाउट मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बिना डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रिएट किए क्या डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है ऐसे केस में. आंसर इज नो. So referring to the provision company said, you being the company secretary of the company advise the board whether it can go ahead with its proposal. अब ये दिया है 2017 में 4 मार्क्स के लिए. आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, फैक्ट ऑफ द केस तभी लिखना जब फैक्ट छोटा हो और आपके पास टाइम हो. अदरवाइज फैक्ट ऑफ द केस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग. तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस कितना हो जाएगा. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ AVB लिमिटेड wants to declare dividend 15 lakh rupees out of capital profit for the year ended 31st March 17 without making a provision for depreciation. अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन क्या हो जाएगा. एप्लीकेबल सेक्शन रेगुलेशन रूल्स क्या हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड नॉट एनी अदर रिजर्व. तो क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द provision of company that 13 as contained third proviso to section 123(1), no dividend shall be declared or paid by the company from its reserve other than free reserve. तो यहाँ पे थर्ड प्रोवाइजो कंपनी से फ्री रिजर्व से दे सकता है. सेकेंड, फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43, फ्री रिजर्व मीन्स सच रिजर्व which as per latest audited balance to company are available for distribution as dividend. तो कंपनी सिर्फ फ्री रिजर्व से डिविडेंड दे सकता है और फ्री रिजर्व वो रिजर्व है which is available for distribution as dividend. Now further क्या लिखा है. Now further, according to section 123 subsection 2, for the purpose of declaration of dividend by the company as per section 123(1)(a), depreciation shall be provided. Now आपको अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो उनको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर स्केड्यूल 2. अभी क्या लिखा है, दैट फॉर द पर्पस ऑफ declaration of dividend by the company, depreciation shall be provided as per schedule 2. Now तो यहाँ पे क्या लिया है. Now in light of the aforesaid, AVB Limited can neither declare dividend from capital profit nor can declare dividend without providing for making provision for depreciation. Clear? So this is your answer for this particular case. एक बार इसको ध्यान से रीड कर लीजिए. अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. Now let's see the next question. Now it says that the board of director of American Express Limited declared interim dividend third time. मतलब interim dividend declare किया गया है third time during the financial year 15-16. After declaration, the board of directors decided to revoke third interim dividend as they noticed the company financial position did not permit payment of the such interim dividend. मतलब कंपनी ने interim dividend डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद रियलाइज कि कंपनी के पास प्रॉफिट उतना नहीं है, तो कंपनी अब interim dividend को रिवोक करना चाहता है. The board of directors seek your advice in this matter. Please advise the board as a company secretary. Will you advise be different in case it was a regular dividend instead of interim dividend? Now ये क्वेश्चन
2017 में आया है। क्वेश्चन ये, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद ये रियलाइज की कंपनी से उतना पैसा नहीं है तो वो इंटरिम डिविडेंड को रिवोक करना चाहता है। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन पूछा कि अगर ये इंटरिम डिविडेंड नहीं होता, फाइनल डिविडेंड होता, तो क्या आपका आंसर चेंज होता? सबसे पहले अपने को फैक्ट ऑफ द केस प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल सेक्शन एंड कंक्लूजन। अब फैक्ट ऑफ द केस तभी लिखना है जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो और क्वेश्चन छोटा हो। तो यहाँ पे और फैक्ट ऑफ द केस आपका क्वेश्चन से ही बन जाएगा। तो पहला फैक्ट क्या हो जाएगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस लिमिटेड declare interim dividend third time during the financial year 15-16. Second, after declaration, the board of directors decided to revoke interim dividend, revoke third interim dividend as they notice that company's financial position does not permit payment of such interim dividend. अब यहाँ पे एप्लीकेबल प्रोविजन में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो या कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसको एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है 5 डेज़ के अंदर, और पेमेंट कितने दिन में हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज़। अगर 30 डेज़ में पे नहीं होता है एंड डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, देन इट बिकम अ डेट फॉर द कंपनी। तो अगर 30 डेज में डिक्लेयर नहीं होता है और डिक्लेयर के बाद पे नहीं होता है, देन इट अट्रैक्ट पेनल्टी। तो क्या लिखा है? It says that the board of directors may declare interim dividend and the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a separate bank account within 5 days from the date of declaration of such dividend. Second thing, a dividend when declared became debt. तो dividend अगर एक बार declare हो गया तो debt बन जाता है, and the shareholder is entitled to sue for recovery of the same after expiry of 30 days prescribed under section 127. Further क्या लिखा है? Now section 2 subsection 35 defines dividend to include interim dividend. इसका मतलब interim dividend भी अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिर आपको पे करना ही पड़ेगा. So the interim dividend once declared cannot be revoked except with the consent of shareholder. तो यहाँ पे इसके बेसिस पे सो बेस्ड ऑन द अफोरसेड फैक्ट, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर आंसर में वो इंटरिम डिविडेंड नहीं होता, फाइनल डिविडेंड होता, तो भी रिवोक नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पे क्या लिखा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस लिमिटेड कैन नॉट रिवोक द इंटरिम डिविडेंड एंड शैल पे द सेम. अब कितने दिन के अंदर पे करना पड़ेगा? विद इन 30 days of declaration. अब यहाँ पे सेकेंड थिंग, अगर वो इंटरिम डिविडेंड नहीं होता, रेगुलर डिविडेंड होता, तो भी आप उसको रिवोक नहीं कर सकते. तो नो रेगुलर डिविडेंड ऑल्सो कैन नॉट बी रिवोक्ड इवन बाय द शेयर होल्डर. इट इज a statutory debt. Now, so it is a statutory debt against the company once it is declared. तो ये कंपनी के लिए एक statutory debt बन जाएगा एक बार डिक्लेयर हो गया तो. Now, done. So this is your solution for this case. याद रखना, इसमें सबसे पहले आपको, and if you want to cover, क्या लिखा है? So dividend once declared become a debt and the shareholder is entitled to sue for recovery the same after 30 days. ना dividend अगर एक बार डिक्लेयर हुआ, so it need to pay within 30 days. नहीं पे हुआ, so it will attract penalty. तो यहाँ पे एक पॉइंट और कवर कर सकते हैं. मान लेते हैं अगर ये 1 है, 2, 3, not dividend. Now if the dividend
has been declared but not paid within 30 days of declaration, then it shall attract penalty under section 127. Done. So this is how we have to present answer for this particular case. Clear? एक बार एप्लीकेबल सेक्शन एंड कंक्लूजन इन दोनों को रीड कर लीजिए बच्चों। इसके याद रखना, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड ना, दैट कैन नॉट बी रिवोक्ड नाउ। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे while you're writing the answer always stick to the thing that dividend once declared cannot be revoked। तो ये जो लिखा है ना, except with the consent of shareholder general meeting, ये एक्सेप्शन कंडीशन में होता है जहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हो, शेयर होल्डर कंसेंट लेते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर फॉर केस स्टडी, जस्ट राइट द डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। क्लियर? आप देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है। नाउ नेक्स्ट इज सेज, अब देखो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन 21 नवंबर 2018। कंपनी ने 21 नवंबर 18 में डिविडेंड डिक्लेयर किया। नाउ इट रिपोर्ट ऑन 22 दिसंबर 2018 दैट इट कुड नॉट पे डिविडेंड टू 46 मेंबर्स एज दे आर नॉट ट्रेसेबल फॉर द लास्ट 3 years। तो एक महीने बाद कंपनी ने ये नोटिस किया कि उन्होंने 46 मेंबर्स को डिविडेंड ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो कंपनी को क्या करने का, क्या ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा? आंसर इज़ नो। लेकिन जो भी पैसा अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा है उसको क्या करेंगे, उसको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एडवाइज द कंपनी विद रिगार्ड टू द अनपेड डिविडेंड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। तो पहले तो फैक्ट ऑफ द केस, नाउ फैक्ट ऑफ द केस दैट इज समथिंग, ये तो क्वेश्चन से ही बन जाएगा। एंड देन एप्लीकेबल सेक्शन एंड कंक्लूजन, दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली। तो अभी क्या लिखा है फैक्ट ऑफ द केस में, a company declared dividend, now company declared dividend on 21st November and it report on 22nd December that it could not pay dividend to 46 members as they are not traceable for last 3 years। now अब यहाँ पे applicable section क्या बोलता है? now applicable section says that according to section 124 subsection 1 of company the 13, where a dividend has been declared by the company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration to any shareholder। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन पे नहीं कर पाए 30 डेज के अंदर, उन शेयर होल्डर को those who are entitled for the payment of dividend, the company shall within 7 days from the date of expiry of set period of 30 days जो भी amount of dividend है तो transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account to be opened by the company। तो यहाँ पे unpaid या unclaimed रहेगा, special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called as unpaid dividend account। क्लियर? तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर अगर नहीं पे हुआ तो 7 दिन के अंदर उसको अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर देने का। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सो कंक्लूजन में इन द गिवन केस क्या लिखा है? द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन 21 नवंबर, द डिविडेंड रिमेन्स अनपेड आफ्टर 30 डेज दैट इज 22 दिसंबर। तो जो भी अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड बचा हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे सेपरेट अकाउंट में विद इन 7 डेज
फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपनी इज एडवाइजेबल टू ट्रांसफर द रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड टू स्पेशल अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट in any scheduled bank within 7 days from the date of expiry of 30 days। सेकेंड, जो भी पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है वो उस अकाउंट में कितने दिन तक रहेगा, 7 years। एंड 7 years बाद किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्या लिखा है, फर्दर एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन्स अनपेड और unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with the interest accrued, if any, thereon to the investor education protection fund। Done। This is something now, so this is how this answer need to be स्ट्रक्चर्ड। आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक 30 दिन के बाद अगले 7 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर देने का सेपरेट अकाउंट में, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में, और इस अकाउंट में पैसा रहेगा कितने दिन तक, 7 years तक। एंड आफ्टर 7 years इट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्लियर, रीड दिस पार्ट, हाईलाइटेड पार्ट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, now while adopting accounts for the year the board of directors of Prima Limited, तो यहाँ पे decided to consider interim dividend at the rate of 12% as final dividend and did not consider transfer profit to reserve। Explain whether the decision of the board was justified referring to Provision of Companies Act। अब ये क्वेश्चन दिया है, now this question being asked in 2019 for 3 marks। अब इसमें क्या लिखा है कि जब वो अकाउंट्स को कंसिडर कर रहे थे तो उन्होंने जो इंटरिम डिविडेंड है उसको फाइनल डिविडेंड के रूप में कंसिडर किया एंड ट्रांसफर प्रॉफिट टू रिजर्व को कंसिडर ही नहीं किया। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू कैन ऑलवेज कवर दैट थिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एप्लीकेबल सेक्शन एंड द कंक्लूजन। अब देखो, अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द केस बीइंग गिवन, कि फैक्ट तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, दैट व्हाइल अडॉप्टिंग अकाउंट फॉर द ईयर द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ प्राइमा लिमिटेड डिसाइडेड टू कंसिडर द इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% एज फाइनल डिविडेंड एंड डिड नॉट कंसिडर ट्रांसफर प्रॉफिट टू रिजर्व। अब यहाँ पे सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, अब एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है, नाउ 123 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन रिलेटेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे तो सेक्शन 123 जो है वो डिविडेंड के डिक्लेरेशन के प्रोविजन की बात करता है। नाउ सच इंटरिम डिविडेंड इज ऑल्सो अ डिविडेंड, तो जो 123 के प्रोविजंस हैं वो इंटरिम डिविडेंड पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अब what is being said that however the first proviso section 123(1) of Companies Act provides that a company may, before declaration of any dividend in any financial year, transfer such percentage of its profit for that financial year as considered appropriate to the reserve of the company irrespective of the size of the dividend declared। इसका मतलब यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी परसेंटेज बीइंग गिवन, इट इज़ द बोर्ड दैट विल डिसाइड। तो यहाँ पे कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ट्रांसफर सच परसेंटेज एज इट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व irrespective of the size of declared dividend। Now what is further being said, that is company is not mentally required to transfer the profit to reserve and it is only an option made available to the company to transfer such percentage of profit to reserve।
अब देखो, अब सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? तो 123 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे declare interim dividend during any financial year or at any time during the period from the closure of financial year till holding of AGM out of the surplus profit in the profit and loss account or out of the profit in the financial year for which such interim dividend is sought to be declared or out of the profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. अब 123 सबसेक्शन 3 जो है वो एक्सप्रेसिवली बात करता है इंटरिम डिविडेंड की, कि इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर सकता है, कहाँ से डिक्लेयर हो सकता है, कब डिक्लेयर हो सकता है, एवरीथिंग. नाउ फर्दर जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसको डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर विल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड including interim dividend shall be deposited in a separate bank account within 5 days from declaration of dividend. Now अब यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए तो जो इंटरिम डिविडेंड है, इन द इंस्टेंट केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have decided to pay interim dividend at the rate of 12% paid up capital. Now assuming the company has complied with the depreciation requirement and other applicable provisions, the interim or final dividend can be declared without transferring such percentage of profit as it considered appropriate to the reserves company. इसका मतलब कंपनी चाहे तो इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है बिना किसी पैसे को ट्रांसफ़र किए टूवर्ड्स द रिजर्व कंपनी, बिकॉज वो तो एनीवेज ऑप्शनल है. सो दस फ्रॉम द फैक्ट and the provision it may be concluded that now Prime Limited is under no violation by not transferring, that is company is free to transfer such amount to profit to reserve without any compulsion or restriction before declaration of any dividend. तो अगर यहाँ पे बोर्ड ने अगर बोर्ड ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया रिजर्व में, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन है. क्लियर? रीड द एप्लीकेबल सेक्शंस, रूल्स एंड द कंक्लूजन. सो आई बिलीव यहाँ तक पूरा क्लियर है. एंड दीज आर द क्वेश्चंस, द केस स्टडीज which institute have asked from a chapter called dividend. Clear? So we are moving towards the last case study of dividend chapter. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The board of directors of KM Limited proposed to transfer 11.3% net profit of the company for the financial year 15-16 to general reserve. तो यहाँ पे what is being said कि बोर्ड 11.3% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहता है जनरल रिजर्व में. एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एडवाइज द बोर्ड वेदर इट कैन गो एड विद द प्रपोजल. आंसर इज यस. सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में अगर उसके प्रोवाइजो देखते हैं तो उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है ये एक्ट में नहीं लिखा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पे दे कैन ट्रांसफ़र एनी अमाउंट. तो सबसे बड़ा फैक्ट ऑफ द केस क्या है? that board of director of KM Limited proposed to transfer 11.3% net profit of company for the financial 15-16 to general reserve. Clear? अब यहाँ पे applicable section में रूल क्या बोलता है? Now it says that first proviso to section 123 subsection 1. So first provides section 123 subsection 1 of Companies Act provides the company may, before declaration of any dividend in any financial year, transfer such percentage of profit for that financial year as it considered appropriate to the reserve of the company. तो कंपनी के रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकता है. कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर.
तो कंक्लूजन क्या है, तो क्या कंपनी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, आंसर इज येस। तो इन द इंस्टेंट केस द बोर्ड एक्ट ऑफ केएम लिमिटेड मे ट्रांसफ़र 11.33% नेट प्रॉफिट टू रिजर्व। मतलब यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करेगा, उनको जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो कर सकते हैं। क्लियर?